एसी रूम में बैठे शुभम की दृष्टि मेज पर रखे आमंत्रण पत्र पर पड़ी। उसकी पत्नी सीमा अपना निजी व्यापार आरंभ करने वाली थी, जिसका उद्घाटन इस सोमवार को था। वह आमंत्रण पत्र उसी समारोह का था। सीमा और शुभम जिन परिवारों में पले बढ़े, वे एक दूसरे से पूरी तरह ही भिन्न थे। शुभम के परिवार की मुखिया यानी कि उसके पिता ने अपनी संतान पर कई तरह की बंदिशें लगा रखी थी। उन्हें कोई भी निर्णय स्वयं लेने की छूट नहीं थी। उनके जीवन से संबंधित किसी भी बात पर, चाहे बात उनकी शिक्षा की हो या विवाह की, निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ पिताजी को ही था, जबकि सीमा के माता पिता ने उसे हर तरह की छूट दे रखी थी। सीमा के माता पिता का कपड़ों का व्यापार था। व्यापार में हानि होने के कारण परिवार की आर्थिक दशा खराब हो गई। शुभम का परिवार संपन्न था एवं उसके सभी रिश्तेदार सरकारी कार्यालयों में उच्च पदों पर सुशोभित थे। इसी कारण जब सीमा विवाह के पश्चात शुभम के घर आई तो उसे कुछ खास सम्मान न मिला, पर सीमा में वो गुण थे जो एक आदर्श भारतीय नारी के लिए अनिवार्य थे। सहनशीलता, क्षमा और धैर्य। उसने हर अपमान को सहन कर लिया, पर परिवार में किसी के लिए भी मन में मैल न रखा। वह अपने पिता के व्यापार में हुई पराजय को अपने कठिन परिश्रम से विजय में बदलना चाहती थी। अचानक शुभम को उनकी शादी की वो पहली रात याद आ गई। जब शुभम अपने कक्ष में पहुंचा तो दुल्हन के वस्त्रों में पलंग पर बैठी सीमा उसकी डायरी पढ़ रही थी। वही डायरी जिसमें वो कथाएं लिखा करता था जब वो 10वीं कक्षा में था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति देव एक लेखक भी हैं। शुभम को देख सीमा ने पलंग से उठते हुए कहा, तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली? यहीं आपकी अलमारी में रखी हुई थी, उसे वापस वहीं रख दो। कहीं पापा ने देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। पर ये कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं, फिर वो क्यों नहीं पसंद करेंगे? मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं 10वीं कक्षा में था और मुझे एक कथा रचना प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। मैंने घर आकर ये बात बड़े ही हर्ष के साथ पापा को बताई तो उन्होंने कहा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो शुभम और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करो, तो ही तुम जीवन में सफल बन सकोगे। चंद कागजों पर कलम चलाकर जीवन निर्वाह के लिए धन कमा सकोगे। भविष्य में अपने परिवार का पालन पोषण कर सकोगे। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों की तरह सम्मान के पात्र बन सकोगे। ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारी रचनाएं कुछ पत्र पत्रिकाओं में छप गईं, तब भी एक परिवार का निर्वाह तो न हो पाएगा। शुभम ने सिर झुकाकर कहा। बस फिर उसी दिन मैंने पापा जी को वचन दिया कि मैं उनका सपना साकार करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं सिविल सर्विस के पढ़ाई में जुट गया। मैंने इस डायरी को भी फिर कभी मुड़कर भी नहीं देखा। आप हत्यारे हैं शुभम। सीमा की ये बात सुनकर वह दंग रह गया। आपने अपने अंदर के लेखक को मार डाला। आंखों में आंसू भरकर सीमा ने कहा। शुभम ने एक ठंडी आह भरी और सोचा शायद सीमा सच ही कह रही थी। अब वो अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहा था। अब वो कोई और ही बन चुका था। शायद उसकी आत्मा का एक अंश मृत हो चुका था। शुभम ने आमंत्रण पत्र को खोलकर पढ़ा और वापस मेज पर रख दिया। वह सीमा को घर खर्च के लिए जो रुपए दिया करता था, उसमें से वह तिनका तिनका जोड़कर अपने व्यापार के लिए पूंजी जमा करती रही। और फिर जब एक छोटी रकम जमा हो गई तो उसने अपनी जान पहचान की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर अचार बनाना और बेचना शुरू कर दिया। उसके बनाए अचार के सब कायल थे। धीरे धीरे जब व्यापार बढ़ा तो उसने अपना छोटा सा ऑफिस भी खोल दिया और आने वाले सोमवार को उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन है। सचमुच अपने दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम के बल पर उसने अपने पिता की हार को जीत में बदल दिया। शुभम को अपनी पत्नी पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। वह उठा और उसने अपने आप को दर्पण में देखा, पर उसे उस दर्पण में एक कलेक्टर नहीं बल्कि एक हत्यारा नजर आया। उसकी आत्मा ने उसे दुत्कार कर कहा, सीमा बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है,
उसके पास आय का कोई मार्ग भी नहीं था। फिर भी अपने दृढ़ संकल्प के बल पर उसने अपना सपना पूरा कर लिया। और तुम कायर हो शुभम। असफलता के डर से तुमने अपना मार्ग ही बदल लिया। अपने जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा से मुंह मोड़ लिया। तुम्हें लज्जा नहीं आती अपने आप को सीमा का पति बताते हुए? शुभम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ क्षण पश्चात उसने अपनी आंखें खोली और खोलते ही एक बार फिर से कागज और कलम उठा लिया। आज बहुत दिनों बाद उसने पहली बार जो लिखा वो अपना इस्तीफा था। इस्तीफा अपने पिता की, अपने परिवार और समाज की महत्वाकांक्षाओं से, जो वर्षों से उसकी आत्मा पर बोझ बनकर पड़ी हुई थी। इस्तीफा देकर वो सीधे घर गया और अपनी डायरी उठा ली। उसके मन में एक अजीब सी प्रसन्नता थी, जैसे वर्षों से मृत पड़े उसके शरीर के किसी अंग में प्राण वापस आ गए हों। अपनी डायरी के पहले पेज पर उसने लिखा, समर्पित मेरी अर्धांगिनी सीमा को, जो सच्चे अर्थों में मेरी अर्धांगिनी है, जिसकी प्रेरणा से मेरे शरीर के उस अर्धांग में प्राण लौट आए जो वर्षों से मृत पड़ा था। वो मेरी इस रचना की प्रेरणा स्रोत है। उसने ही मेरे अंदर के लेखक को पुनर्जीवित किया है। अगर वो मेरी अर्धांगिनी बन मेरे जीवन में न आती तो मैं जीवन भर स्वयं अपनी ही हत्या के पाप का बोझ ढोने पर विवश हो जाता। परंतु उसकी प्रेरणा ने मेरे जीवन को एक नया मोड़ दिया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।